दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं? वाक़ई आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप ही नहीं, मानव बहुत सौभाग्यशाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मानव में बोलने की क्षमता है। कितना बोलता है आदमी, लेकिन ये बोलने की जो क्षमता है, ये अद्वितीय है। अगर इस क्षमता को लेकर के आप अपनी तुलना अन्य जीव जंतुओं से करें तो पाएंगे कि वाकई आदमी बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसमें वाणी की शक्ति है, बोलने की सामर्थ्य है। आज हम बोलने की सामर्थ्य पर विमर्श करेंगे। अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बड़ा आनंददायक भी होगा, मनोरंजक होगा और ज्ञानवर्धक भी होगा। कभी आपने सोचा है कि आदमी बोलता क्यों है? कैसे बोलता है? अगर सवाल करें कि क्यों बोलता है, बोल ही क्यों पाता है? अन्य जीव जंतु नहीं बोल पाते। उनके पास बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं है। वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे अपनी अभिव्यक्ति करते हैं? मानव में अभिव्यक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। स्मृति और कल्पना, ये जो दो शक्तियां मानव को प्राप्त हुई हैं, जिसके जरिए न जाने कितने पुराने काल का इतिहास व्यक्ति अपनी जबान पर रखता है और भविष्य में आने वाली बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है और उसे अभिव्यक्त कर लेता है। इस अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा राज ये सोच पाने की जो क्षमता है, मन का जो अद्भुत विकास है, उस विकास के पीछे वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको अचंभित करेगा। वो है आपके शब्द। कभी आप सोच करके देखें कि अगर शब्द न होते, माना कि एक व्यक्ति है जिसे किसी भी शब्द से परिचय नहीं कराया गया, किसी ऐसी जगह पर ले जा कर के उसे छोड़ दिया गया जहाँ पर न उसे शब्द सुनाई देते हैं, न वह शब्द बोल पाता है, तो थोड़े ही दिनों में उसकी सोचने की सामर्थ्य भी समाप्त हो जाएगी। उसकी कल्पना शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, उसकी स्मृति का भी अभाव हो जाएगा। शब्द विज्ञान कहता है कि आप जितने ही शब्द जानते हैं, आपकी चेतना का उतना ही विकास होता है। शब्द से चेतना के विकास का क्या तादात्म्य है? शब्द से मन का भी विकास होता है। शब्द से मन के विकास का, शब्द से चेतना के विकास का, और कहें तो शब्द से आपकी आत्मा के विकास का क्या संबंध है? अगर इस विषय में आपकी अभिरुचि है और अगर क्रमशः इस विषय में अनुसंधान करने की जिज्ञासा आप में है, तो निस्संदेह बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही आपको एहसास होने लगेगा, आभास होने लगेगा कि शब्द पूजा के योग्य है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले शब्द की प्रार्थना की, वाक शक्ति की प्रार्थना की। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शब्द और अर्थ को पार्वती और परमेश्वर के रूप में माना गया। आप सोच सकते हैं कि जिस शब्द का अर्थ न हो, ऐसे तो किसी भी शब्द का ऐसा अर्थ न हो ऐसा होता नहीं। अगर शब्द है तो उसका अर्थ होगा। हम
जब शब्द को जानते हैं और अर्थ को नहीं जानते हैं तो वह शब्द हमारे लिए बोधगम्य नहीं होता है। और जब हम शब्द और अर्थ दोनों को जानते हैं तो हमारे सोच की शक्ति विकसित हो जाती है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं और उस शब्द का अर्थ अपने मन में, अपने मानस में, अपनी चेतना में गुनते हैं तो आपके सोचने का आकाश बड़ा बृहद हो जाता है। ये शब्द की जो शक्ति है वह आपकी चेतना को बहुत ज़्यादा विकसित करती है। लेकिन शब्द क्या है? शब्द से पहले हम पूरे वाणी के संयोग में हम शब्द एक कृति के रूप में पाते हैं। शब्द से पहले हमें देखना होगा कि हम अक्षर का प्रयोग करते हैं, स्वर का प्रयोग करते हैं। अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग होता है। स्वर तो एक ऐसी विधा है कि आपके मुंह के अंदर के अंगों को टकराए बिना जो ध्वनि बाहर निकल जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। और आप महसूस करते हैं कि जब हम किसी व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं तो मुंह के अंदर के दो अंग आपस में टकराते हैं, व्यंजना करते हैं और उस टकराहट से ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। अक्षरों के संयोग को शब्द कहते हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रश्न आपको ये करना चाहिए, करते होंगे और करके देखिए। अब प्रश्न है आखिर आदमी बोलता ही क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि आदमी बोलने लगा? एक समय था, कहा जाता है कि मानव भी 4 पाँवों पर चलता था अन्य जानवरों की तरह से। तब उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, जैसे कि जानवरों में बोलने की सामर्थ्य नहीं है। मानव जब 2 पैरों पर खड़ा हुआ, धीरे धीरे तन करके चलना शुरू हुआ, उसके रीढ़ की हड्डी का सीधा विकास हुआ, 90 अंश के कोण पर उसकी रीढ़ की हड्डी निर्मित हुई, खड़ी हो गई। उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का विकास हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचने लगा, मस्तिष्क में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचने लगा। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हुआ। रक्त का प्रवाह कम होने से मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के पल्लवित और पुष्पित होने का अवसर ज़्यादा मिला। और इस पल्लवन और पुष्पन की क्रिया के फलस्वरूप मस्तिष्क में सोचने की शक्ति का विकास हुआ, यानी न्यूरॉन्स विकसित हुए। वो न्यूरॉन्स जो विकसित हुए आदमी में तरह तरह की उपलब्धियों का केंद्र बन गए। ये तो ठीक है, सोचने की बात है। जब आदमी की रीढ़ की हड्डी, मानव की रीढ़ की हड्डी सीधी हुई तो मानव के मुंह की संरचना देखिए और उसके मुंह की संरचना में जरा उस विज्ञान को जो छिपा हुआ है उसको महसूस करने का प्रयास करिए। वो मुंह की संरचना की वजह से, मुंह के बनावट की वजह से मानव में बोलने की क्षमता का विकास हुआ। कैसे हुआ? महर्षि पतंजलि ने इस विषय पर बड़ा ही वैज्ञानिक मत दिया है। हर जगह के भाषा शास्त्रियों ने इस पर बहुत गहन विश्लेषण किया है, लेकिन जितना गहन विश्लेषण और अनुसंधान संस्कृत साहित्य में किया गया है कि वाणी की कला का विकास कैसे हुआ, बोलने की शक्ति का विकास कैसे हुआ, उतना अन्य साहित्य में, अन्य भाषा में ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इतनी गूढ़ता के साथ उपलब्ध नहीं होता है। और चाहे ग्रीक लिटरेचर हो, लैटिन हो, इटालियन हो, चाहे जो भी भाषा हो, सबसे पुरातन भाषा के रूप में संस्कृत की मान्यता है। और संस्कृत में वाणी के उद्भव का, वाणी के विकास का जो मूल इतिहास दिया गया है उसको थोड़ा सा उद्धृत करके मैं आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वाणी की कला का जो विकास हुआ उसमें कितनी वैज्ञानिकता है। बोलने की कला के विकास के संदर्भ में महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र दिया है। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ।
इसको हम बड़े सरल शब्दों में समझना चाहेंगे कि जितने भी अक्षर हैं क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक, उन अक्षरों के वर्गीकरण के बारे में अब जरा ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि आप अपने कंठ को महसूस करिए तो शायद महसूस करना कठिन होगा, क्योंकि उंगली दे करके तो कंठ को इंगित नहीं किया जा सकता, लेकिन शब्द की सामर्थ्य के द्वारा हम उंगली को इंगित कर करके दिखाएंगे। कहा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी क वर्ण के जितने उच्चारण है, क वर्ण क्या हुआ, क ख ग घ। आप खुद बोल करके देखिए, जहाँ से क वहीं से ख, वहीं से ग, वहीं से घ, जिस स्थान से क ख ग घ का उच्चारण होता है उस स्थान को कंठ कहते हैं। सोचिए, क्या उंगली दे करके बताया जा सकता है? लेकिन आप बोलिए और आप खुद महसूस करिए कि जहाँ से क ख ग घ का उच्चारण होता है उस स्थान को कंठ कहते हैं। बोलने की कला के संदर्भ में मुख के अंदर के जितने विभाग हैं उनकी निर्मिति का जो महात्म्य है उसका एहसास आपको होगा जब आप इस तरह से थोड़ा सा महसूस करेंगे। कंठ कहाँ है? कंठ वह स्थान है जहाँ से क ख ग घ का उच्चारण होता है। और एक दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। अगर मैं कहूँ कि तालु कहाँ है तो आसान है, जहाँ से च छ ज झ का उच्चारण होता है, जहाँ से च छ ज झ का उच्चारण होता है। च छ ज झ से जहाँ का उच्चारण होता है उस स्थान को तालु कहते हैं। एक चुनौती मैं पेश करता हूँ, क्या आप क ख ग घ की जगह च छ ज झ का उच्चारण कर सकते हैं? यानी क की जगह च का उच्चारण कर सकते हैं या च की जगह क का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दो विभाग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से तादात्म्य नहीं बनाते हैं और दोनों अपनी अलग विधा रखते हैं, अलग महात्म्य रखते हैं। तो दोनों की विशेष महत्ता है, यह स्थान का विशेषीकरण है। स्थान कितना महत्वपूर्ण है, स्थान की निर्मिति का प्राकृतिक विज्ञान क्या है, ये आपको महसूस होगा। एक तीसरे सूत्र की बात करते हैं जिसमें कहा गया ऋतु रसाणाम मूर्धा। आप बोलें ट ठ ड ढ, जहाँ से ट वहीं से ठ, वहीं से ड, वहीं से ढ। यहाँ भी एक चुनौती है, क की जगह च का या च की जगह ट का उच्चारण नहीं किया जा सकता। यानी क वर्ण की जगह च वर्ग का, च वर्ग की जगह ट वर्ग का। यह अगला है कि ऋतु लसा नाम दंता त थ द ध। ये जो वर्ग बनाए गए ये किसी ने तो पहचाना, पतंजलि ने पहचाना। अष्टाध्यायी में इस बात का विशेष विश्लेषण है, पहचाना, और कितनी बारीकी से पहचाना। ठीक है, पहचाना, लेकिन ये विभाग मुख के अंदर हैं तो पहचाना। पहचानना एक बड़ी विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है, लेकिन इन विभागों का अलग अलग होना प्राकृतिक रूप से कितने विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है, इस बात का जरा अंदाजा करिए। इस तरह से मुंह में हम क से ज्ञ तक के जितने भी वर्णों का उत्पादन करते हैं, बोलते हैं, वो अलग अलग जगह से बोले जाते हैं और बोलने की जो सामर्थ्य है हमारे कंठ के अंदर है। कहा कि इस मुंह के अंदर 8 स्थान होते हैं जहाँ से वर्णों का उत्पादन होता है। ये 8 जगह अलग अलग हैं। इन 8 अलग अलग जगहों से इन भाषाओं का, केवल हिंदी नहीं, केवल संस्कृत नहीं, विश्व की समस्त भाषाओं का जो उत्पादन होता है, जो बोलना होता है, वह इन्हीं 8 जगहों से होता है। कितना बड़ा विज्ञान है। भाषा को लेकर के हम विवाद खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भाषा उत्पन्न होने के इन मूल 8 स्थानों के बारे में कहीं मतांतर नहीं है। चाहे स्पेनिश हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे इंग्लिश, संस्कृत हो, जो भी हो। ये 8 स्थान प्रमुख हैं जहाँ से वर्णों का उत्पादन होता है
अक्षरों का उत्पादन होता है, शब्द बनते हैं, शब्द निर्मित होते हैं, हम बोलते हैं और शब्द का प्रयोग हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। ये तो हुआ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वर्णों के उत्पन्न होने का इतिहास। लेकिन मैं इस बात पर विमर्श करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो शब्द हैं जिनका हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत से लोग विशेषकर मीडिया में इतना अनर्गल, इतना प्रलाप करते हैं, बेबुनियादी शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का बेबुनियाद प्रयोग करते हैं, बेवजह शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों को बेवजह व्यर्थ करते हैं। और मीडिया ने भी खूब तमाशा खड़ा किया हुआ है। आप महसूस करते होंगे, कोई भी देश में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण बात जब होती है तो उस बात पर हम बड़े ही सामान्य तरीके से किसी से भी टीका टिप्पणी करते हैं, करवाते हैं और मीडिया में प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। और भारतीय विदेश नीति पर जब बहस करने वाले समाज में दो ऐसे लोग गाली गलौज का सहारा ले करके अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ तो मुझे सुन करके ऐसा लगता है कि ये सब शब्दों को व्यर्थ ही आकाश में फेंक रहे हैं। क्या मतलब है? जिस विषय का जो विशेषज्ञ है वह उस विषय पर अपने मत को प्रस्तुत करे तब तो बात बनती है, लोग सुनते हैं तो उनको सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन मीडिया वालों को, चैनल वालों को कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए क्या विषय है और किससे टिप्पणी ले रहे हैं। क्या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह का हंगामा खड़ा करते हैं? जो भी हो, इससे हमको मतलब नहीं है, वो उनका काम है, वो करते हैं, करें। लेकिन मैं तो यहाँ इस बात पर विमर्श करना चाहता हूँ कि अगर आप शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे तो आपके सोचने की, समझने की, चिंतन मनन करने की शक्ति में अद्भुत विकास होगा। क्योंकि आपका जो मन है वो शब्द पर केंद्रित है। शब्द और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शब्द को अगर बर्फ कहेंगे तो मन जो निर्मित हुआ वो शब्द पर निर्मित हुआ, वो एक तरह का शब्द से निकला हुआ भाव है। मन शब्द से निकला हुआ एक भाव है। जैसे आप गाय शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसी जानवर की आकृति, स्वरूप, गुण, धर्म, विशेषताएं इत्यादि आपकी आत्मा में, आपकी चेतना में समा जाती है। किसी बोर्ड पर लिखा शब्द है गाय और मैं पूछता हूँ कि ये क्या है तो आप कहते हैं गाय। अरे वो तो बोर्ड है, गाय कहाँ है? बस एक शब्द है और उस शब्द के द्वारा आप में एक भाव ध्वनित होता है, भाव आ जाता है और उस शब्द के माध्यम से एक पशु विशेष की आकृति, उस पशु का स्वभाव, उस पशु के बारे में जितनी आपकी जानकारी है सब कुछ आपकी चेतना में समा जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उस शब्द से संबंधित अर्थ पूरी तरह से आपकी आत्मा में, आपकी चेतना में, आपके संज्ञान में पहले से है। और ये भी है कि जिस शब्द का अर्थ आप पहले से नहीं जानते हैं, उस शब्द को सुनने के बावजूद किसी भी तरह की भंगिमा, किसी भी तरह की वेदना या संवेदना, किसी भी तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया आपके मनमानस में नहीं होगी। इसीलिए जब हम शब्द जानते हैं और अर्थ नहीं जानते हैं तो वो शब्द हमारे लिए निरर्थक हो जाते हैं। जैसे माना कि आप हिंदी भाषी हैं, माना कि आप हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, माना कि कोई एक भाषा और बोल लेते हैं और स्पेनिश नहीं बोल पाते हैं,
ग्रीक या लैटिन नहीं बोल पाते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, और आपसे चाइनीज़ में कोई बात करे और बेहिसाब बात करे, धारा प्रवाह बात करे, क्या आप समझेंगे? शब्द का प्रयोग तो वो भी कर रहा है, शब्द तो आपके कर्णपटल पर तब भी आ रहे हैं, चाइनीज़ में बोला जा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, शब्द का अर्थ पहले से ही आपके मनमानस में रहता है, तभी वो शब्द आपकी समझ में आता है। बात आती है कि कोई भी शब्द कम से कम 4 धरातल पर प्रस्तुत होता है। शब्द के बारे में अच्छी तरह से समझ और जानकारी पैदा करने के लिए शब्द के 4 अंगों पर आपका अधिकार होना चाहिए। और वो 4 अंग क्या हैं? शब्द, अर्थ, भाव और भंगिमा। हम अर्थ जानते हैं तभी शब्द की महिमा प्रकट होती है। हम अर्थ जानते हैं तभी शब्द का महात्म्य प्रकट आता है, तभी हम समझ पाते हैं। कभी कभी हम शब्द और अर्थ को नहीं बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन भाव देख करके, भंगिमा को देख करके हम आशय लगा लेते हैं। किसी का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देख करके व्यक्ति समझ जाता है और तदनुरूप कार्य करता है। उदासी से भरा हुआ चेहरा देख करके उसी के हिसाब से कार्य करता है। तो शब्द है, अर्थ है, भाव है और भंगिमा है। ये 4 धरातल पर जब शब्द पूरी तरह से पुष्ट हो जाते हैं, तब व्यक्ति उस शब्द में निष्णात माना जाता है, तब व्यक्ति उस शब्द में पूरी तरह से दक्ष माना जाता है, और तब शब्द आपकी चेतना का बृहद विस्तार करता है। क्योंकि तो चेतना के विकास में शब्द, अर्थ, भाव और भंगिमा का बराबर का रोल होता है। और हम जब वास्तव में अपनी चेतना के विकास के नज़रिए से शब्दों का अनुसंधान करते हैं, तो पाते हैं कि हर नया शब्द आपकी नई चेतना के लिए जिम्मेदार है। यह कहकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति सोच और समझ के हिसाब से भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वह विशेषकर उन शब्दों का चयन करता है बोलने के लिए जो वाकई प्रासंगिक हैं और सही अर्थ रखते हैं। अब जब समाज में, हम बाजार में, हम लोगों से बात करते हुए या अनौपचारिक तरीके से वार्तालाप करते हुए लोगों को देखते हैं और पाते हैं, तो बड़ा अचंभा होता है कि व्यक्ति सोचे समझे बिना शब्दों का ऐसा प्रयोग करता है जैसे कि उसका उससे कोई सरोकार ही नहीं है। सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो आप बाजार में या दोस्तों के बीच में लोगों को शब्दों का गलत प्रयोग करते हुए खूब सुनते हैं। गलत प्रयोग करने से आशय है कि सीधे गाली गलौज तो उनकी जुबान पर ऐसे रहता है जैसे कि उसी में वो अभ्यस्त हैं, दक्ष हैं। गाली देना तो जैसे उनके स्वभाव में शामिल है। तो दोस्तों, गौर करिए कि ऐसे व्यक्ति का अगर सही आकलन आप करेंगे, जो व्यक्ति बात बात पर गाली देता है या बात बात पर अनर्गल शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी चेतना में भी उसी तरह के प्रदूषित शब्द भरे रहते हैं। इस विषय पर मैं और भी विशेष रूप से बात करूंगा और अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं क्या बात करूंगा उसका एक आशय इस संदर्भ में मैं यहाँ दे रहा हूँ। आप सोचते होंगे कि वाणी के द्वारा, बोलने के द्वारा समाज में आपकी प्रतिष्ठा होती है और बोलने से ही समाज में आपकी निंदा भी होती है। कहा भी गया है कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। आपका बोलना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, वह चाहता है कि उसके प्रोफेशन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित हो, तो वह भाषा के जरिए अपने पद और गौरव को बढ़ा सकता है, बढ़ाता ही है। बस हमें सोचना है, महसूस करना है कि क्या हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या हम शब्दों का सोच विचार करके प्रयोग करते हैं ताकि वह हमारे लिए हमेशा उपयोगी और महत्वपूर्ण बना रहे।
तो हम अगली वीडियो में इसके विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि जो शब्द है, जो वाणी है, वो वाणी पुनः 4 रूपों में प्रकट होती है। वाणी, अभी शब्द की बात मैंने की और शब्द के बारे में कहा कि शब्द, अर्थ, भाव और भंगिमा, इन 4 धरातलों पर हम अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन अब मैं अगले वीडियो में इस बात की चर्चा करूंगा कि वाणी अपने को 4 रूपों में प्रकट करती है और वो 4 रूप होते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ध्यान दीजिए, आदमी जो सोचता है वही बोलता है, और जो बोलता है सोचने के लिए वो कच्चे माल के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो बोलना जो वैखरी है, सोचना जो उसके लिए एक रिजर्वायर है, आपके मन में जो होता है, आपके मन में जो होता है वही वाणी के द्वारा निकलता है, और मन में जो होता है वाणी के द्वारा जो निकलता है व्यवहार में वही प्रकट होता है, आपके भाव भंगिमा में भी वही प्रकट होता है। आपके चेहरे की बनावट, आपकी मुखाकृति और आपके व्यवहार के तरीके से आपके द्वारा सोचे गए शब्दों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बहुत से ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, या आप भी हो सकते हैं, ये बहुत कठिन काम नहीं है। व्यक्ति को केवल खड़ा हुआ देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस प्रकृति का व्यक्ति है, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसके उठने बैठने और वहाँ उपस्थित रहने के तौर तरीकों से ही पता लग जाता है कि वो किस प्रवृत्ति का आदमी है। तो ये जो वैखरी है, वैखरी का मतलब कि जो वाणी आप बोलते हैं, वैखरी का मतलब कि जो वाणी आप बोलते हैं, मुंह से उसका उत्पादन करते हैं, जो आप शब्द और अर्थ के द्वारा प्रयोग करते हैं, वो वैखरी। मध्यमा वो भाषा है जो मन में चलती है और सोचते विचारते हैं। क्या सोच सकते हैं कि सोचे बिना आप कुछ बोल सकते हैं? और क्या आप सोच सकते हैं कि बोलने और सोचने के लिए वो कारण न बने? तो जो भाषा आप बोलते हैं, जो वाणी आप बोलते हैं, वो वैखरी है, और जो आप सोचते हैं वो मध्यमा है, मध्यमा वाणी, जो आपके मन में चलती है, जो आपके मन में मनन शक्ति पैदा करती है, चिंतन शक्ति पैदा करती है। और आपके हृदय में रहने वाली भाषा, आखिर कहीं खजाना है तभी तो बाहर दिख रहा है। मन में भी आने के लिए हृदय में वो भाषा का होना आवश्यक है, और हृदय में जो आपकी भाषा होती है बड़ी शुद्ध भाषा होती है, वहाँ किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, और वह हृदय की भाषा को पश्यंती भाषा कहते हैं। आज विज्ञान के युग में बहुत से युवा या बहुत से लोग इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर शब्दों के बारे में इतना गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन जब किसी व्यवहार से घायल होकर के वह किसी कुठाराघात के शिकार होते हैं तब उन्हें पता चलता है, शायद तब भी नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि आज भाषा का इस्तेमाल, भाषा की वैज्ञानिकता और भाषा का तर्क संगत प्रयोग करना प्रायः कम सिखाया जाता है, और बहुत से लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं, और इस तरह से वो तमाम तरह से विपत्तियों के शिकार बनते हैं। एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी भाषा की वजह से ही आप तनाव के शिकार होते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला लगेगा, लेकिन आपके तनाव का 100% जिम्मेदार आपकी भाषा है। तब बहुत से लोग सोचेंगे कि हम तो गलत बोलते नहीं, हम तो गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर हमारे लिए तनाव कैसे कारण है? उनके लिए अगला लेक्चर सुनना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि जो गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते वो भी गलत शब्द के शिकार हो जाते हैं। माना कि उन्होंने गलत बोला नहीं, उन्होंने गलत सुना नहीं, उन्होंने गलत सोचा नहीं, लेकिन उनके चेतना में गलत शब्दों के संस्कार बहुत ज़्यादा अंकित हो चुके हैं। वो गलत शब्दों के संस्कार के वशीभूत हो चुके हैं। वो गलत शब्दों के संस्कार से बाहर निकलने की या तो कोशिश नहीं करते या कर नहीं पाते।
तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे व्यक्ति बोलने के द्वारा तनाव का शिकार होता है और कैसे व्यक्ति अगर बोलने की मर्यादा का सही पालन करना सीख जाए तो वह क्या नहीं कर सकता, वह अपने जीवन में क्रांति ला सकता है, अपने ही नहीं लोगों के जीवन में भी क्रांति ला सकता है। तो बैखरी भाषा का प्रयोग करना दुनिया जानती है, लेकिन ये नहीं जानती है कि बैखरी का उत्पादन होता है तो वह क्या असर डालता है। खैर, बैखरी का प्रयोग, फिर पश्यंती का प्रयोग, मध्यमा का प्रयोग, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। अगर आपने पश्यंती तक की भाषा को केवल सोच भर लिया, विचार भर कर लिया, उसकी शुद्धता का अनुमान भी कर लिया, उसकी शुद्धता के दायरे में सोच के धरातल पर आ ही गए तो भी आपकी चेतना में शुद्धिकरण की क्रिया होने लगेगी। और परावाणी का प्रयोग करना तो कोई संत जानता है। परावाणी के बारे में चिंतन मनन करना संभव है कि आप कर लें, लेकिन इतना ही सोच लेना कि परावाणी से आपकी मुक्ति संभव है, परावाणी से आपकी सिद्धि संभव है। परावाणी की यात्रा कर लेने तक अगर आपने सुन लिया, अगर परावाणी तक के बारे में आपने केवल विचार भर कर लिया तो आप में क्रांति घटित हो जाएगी।